नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इसके क्लासेस पर। और आज हम आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हैं बीपीएससी सिविल सर्विसेज का पीटी एग्जाम्स के लिए सेट नंबर 4। यदि आप 72वीं या 73वीं सिविल सर्विसेज बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं पीटी का, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यानी कि लाभदायक होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इन्हीं सेटों से डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम बिना देर किए और आज के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल हमारा कहा है वह क्या है। तो पहला सवाल जो आपको कहता है, ये देखिए, बिहार बजट 2025-26 में पंचायती राज निकाय की आवंटित राशि कितना है। तो यह है 4012 करोड़, यानी कि ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न कहता है कि उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है। ठीक है, तो यह सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तीसरे प्रश्न पर हम लोग करेंगे और देखेंगे कि तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। नवंबर 2024 में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न कहता है कि जैविक कॉरिडोर योजना के तहत द्वितीय चरण में कितने जिलों में किसानों के बीच 20,000 एकड़ जमीन वितरित की गई है। तो यह है 13 जिले में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग, जो कि हमारा 5वां प्रश्न होगा। और ये क्या कहता है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान के कितने परमाणु साइट को क्षति पहुंचाने का दावा यूएसए ने किया है। तो यह है 3। ठीक है, कितने परमाणु साइट को क्षति पहुंचाया, तो 3। अगला प्रश्न 6 नंबर कि भारत के निम्न वायु सरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए हैं। तो ये है लॉर्ड कैनिंग के। ठीक है, किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। चलिए 7वां प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और देखते हैं कि हमारा 7वां प्रश्न क्या कहता है। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है। तो ये थे और कोई नहीं, डॉक्टर एस.एन. सेन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 8वां प्रश्न होगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, नील विद्रोह 1859 से 60 में, ये सही है। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 में, ये भी सही है। कुकी विद्रोह 1917 से 19 में, ये भी सही है। और कुका विद्रोह 1832 से 34 में, यही गलत है। तो हमको पूछा था कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे, जो कि हमारा 9 नंबर प्रश्न होगा। और ये क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो ये कहता है कि ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था, तो ये सही है। दूसरा कहता आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था, तो ये भी सही है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए 10वें प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित से सही कालानुक्रम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर है कि मैकाले का, यानी कि मिनट ऑन एजुकेशन, उसका वुड का एजुकेशन डिस्पैच, उसके बाद इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन, और सब लास्ट में द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 11 नंबर प्रश्न होगा। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 30 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये और कोई नहीं है बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले है, जिनको गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर चलेंगे हम लोग, देखते हैं। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए हुए पुट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना है। तो देखिए, इसमें जो है ना, आपका अभिनव भारत,
ये भी क्रांतिकारी संगठन था। और अनुशीलन समिति ये भी क्रांतिकारी संगठन था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सन 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसके नेतृत्व में क्या हुआ था, यानी किसके नेतृत्व में हुआ था, तो यह है तिलक एवं एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से आरंभ किया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। 15 नंबर कहा था कि गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है, तो ये जो रही उपरोक्त में से एक, रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय, यानी एक से अधिक से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित थे, तो ये जो थे मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, जो कि हमारा 17वां नंबर प्रश्न है। तथा निम्नलिखित में से एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, तो ये कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, है ना। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसने 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था, ये और कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। 18 नंबर प्रश्न है कि पूर्व स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही वीवीआई 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए आज हम लोग 26 जनवरी को हर साल यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी, है ना, तो ये अंत तक लड़ो। इन्होंने क्या कहा था दांडी यात्रा में, अंत तक लड़ो। चलिए 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यह कथन कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 21 नंबर का डी। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था, तो ये जो है आपको 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था, ये तो हो गया 22 नंबर का। अब 23 नंबर देखते हैं। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब, तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 24 नंबर पर चलिए क्या कहता है। इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो यह है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन है, इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल के लिए किया था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था। अगला प्रश्न 25 नंबर की सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत वहां पाई गई क्या क्या चीजें हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। मोहर भी है, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार भी है, और नगरों का अवशेष भी है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो आखिर किस पर आधारित है, तो वो दर्शन पर आधारित है, यानी ऑप्शन डी। चलिए 27 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न में क्या कहता है। मत्स्य मत्स्य का जो था वो कहाँ पर था, विराटनगर। सॉरी, मत्स्य का जो था वो विराटनगर था। ठीक है, और कुरु का जो था वो इंद्रप्रस्थ था। और उसका सूरसेन का जो है ना, सूरसेन का मथुरा। और अस्मक का क्या हो जाएगा, पोतन, या जिसको पोटली भी कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 28 नंबर प्रश्न होगा। वह स्थान जहां प्राग के अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो वो कौन सा है, तो अनुराधापुर है। वह स्थान जहां प्राग के अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो वो अनुराधापुर। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशुघोष किसके समकालीन थे, तो ये जो थे कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशुघोष किसके समकालीन थे, तो कनिष्क के समकालीन में थे।
चलिए 30 नंबर पर हम लोग चलेंगे, देखते हैं 30 नंबर हमारा क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग तिरुक्कल, ये क्या था, दर्शन था। तिरुक्कल जो है ये दर्शन। तोल्काप्पियम क्या था, व्याकरण था, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ इस तरीके से दो हम लोगों ने खोज लिया है। और उसके बाद देखिए ये जो शिल्पा जितारम जो है ना, ये एक प्रेम कथा है। तो 3 हम लोगों ने खोज लिया। तिरुक्कल जो था वो दर्शन था, जो था वो कौन था, व्याकरण था। तो अब एक बच गया मणि मैखलय, ये क्या है आपका, वणिक कथा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 31 नंबर एंड 31 नंबर प्रश्न है कि गंधार कला शैली का संश्लेषण क्या है, ठीक है। तो ये भारतीय तथा यूनानी कला का, गंधार कली शैली का एक संश्लेषण है, किसका है, तो भारतीय तथा यूनानी कला का। 32 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और देखते हैं क्या कहता है। देखिए स्तूप, तो ये जानते हैं, ये स्तूप कहाँ पर है, तो सांची में है। चित्रकारी, ठीक है। तो चित्रकारी में आप देख सकते हैं बाघ, ठीक है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, है ना। तो कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति जो मिली है वो मथुरा से मिली है। और बच गया दशावतार मंदिर, वो कहाँ है, देवगढ़ में है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन मोक्ष के साधन के रूप में कर्म ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है, तो ये जो है आपको भगवत गीता देता है। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन में किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय थे, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे क्या कहता है। तो देखिए चंदावर का जो युद्ध हुआ था यह 1194 में हुआ था, ठीक है। तैमूर का जो आक्रमण हुआ था 1398 में, ये तो सभी लोग जानते हैं। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 में, ये भी इजी है। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 36 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। जप्ती प्रणाली किसकी उपज थी, है ना, ये अकबर की उपज थी। 37 भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था, तो ये बहादुर शाह जफर थे। 38 में देखेंगे भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। वो कब पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947, ठीक है ना, 22 जनवरी 1947 को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 39 नंबर प्रश्न होगा। देखिए 39 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि विदेशी का संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये बेरूबारी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। और अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमारा
40 नंबर प्रश्न होने वाला है। अनुच्छेद 312 ये किससे संबंधित है? तो ये जो है अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। ठीक है। और अनुच्छेद 155 जो है यह किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 324, ये तो सिंपल है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 जो कि लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो अतः हमारा जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 41 नंबर पर हम लोग चलेंगे। कहता है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 117 में। ठीक है, अनुच्छेद 117 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना? तो देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में आता है, सही है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब कहता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची में, तो यही सही नहीं है। दल बदल विरोध यानी कि 10वीं अनुसूची में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 43 पर चलते हैं हम लोग। कहता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ठीक है ना? तो यहाँ पर वो ईयर जो है नहीं दिया गया है। ठीक है ना, जो कि 1953 में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलेंगे, मौलिक अधिकार क्या है? तो ये जो है वाद योग्य है। और जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परम आदेश कहते हैं, परमादेश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी 45 का। चलिए 46 नंबर को देखेंगे, क्या कहता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 47 का कहता है कि कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ये नहीं कम हो सकता है, तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी। चलिए 48 नंबर पर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? ठीक है, तो ये जो होती है अनुच्छेद 53 में होती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे जो कि हमारा 49 नंबर प्रश्न होगा। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र यानी कि तो कहता है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है, ऑप्शन सी। चलिए 50 नंबर में चलते हैं, क्या कहता है? लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है ना? तो 14 दिन तक रोक सकती है। 51 में देखेंगे कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। तो ये था आपका 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में जो है संपत्ति के जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। 52 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसे देना चाहिए? तो उपाध्यक्ष को देना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, है ना? तो सभी साथ पहुंचेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे, हम लोग देखेंगे 54 में कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। उच्च रक्तचाप का निम्नलिखित में से क्या कारण होता है ना? तो देखिए धमनियों में सिकुड़न होने के कारण, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा 55 नंबर प्रश्न होगा। कहता है कि विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना इन्वॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना परियोजना का क्या प्रयोजन है ना? तो यह गुरुत्वीय तरंगों का पहचान करना, ऑप्शन नंबर बी। 56 में देखेंगे क्या कहता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, है ना? सबसे जल्दी सूखेंगे तो 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, यानी ऑप्शन नंबर
डी। 57 में देखेंगे कि सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो ये लाल रंग होता है, ऑप्शन नंबर बी। 58 में चलेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में परिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के किन निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश, जिसको यूवी रे कहते हैं। 59 नंबर पर देखेंगे क्या कहता है। ये कहता है एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इनमें से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? ठीक है, तो ये है मंद रोशनी वाले बल्ब में। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सोडियम बेंजोएट के संदर्भ में कौन सा लक्षण सही है? ठीक है, तो कहता यह एक सामान्य परिरक्षक है, सही है। इसका प्रयोग जैम एवं स्क्वैश को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसका प्रयोग आतिशबाजी में भी किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी तीनों। 61 को देखेंगे। कहता गॉड पार्टिकल क्या है? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, हिग्स बोसोन को कहा गया है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ना? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, चलिए 63 में देखेंगे हम लोग। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो ये जो होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 में चलेंगे तो क्या कहता है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो यह सोडियम थायोसल्फेट को, ठीक है, एंटीक्लोर के रूप में प्रयोग करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। अगले प्रश्न को चलेंगे जो कि हमारा 65 नंबर प्रश्न होगा। एथेनॉल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है ना? एथेनॉल का निर्माण एंजाइमों की उपस्थिति में शक्कर स्टार्च के विद्युत अपघटन द्वारा होता है। एथेनॉल का निर्माण एंजाइमों की उपस्थिति में शक्कर स्टार्च के विद्युत अपघटन द्वारा होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है ना? तो सोडियम सल्फेट जो है वो रासायनिक उर्वरक नहीं है, 66 का ऑप्शन बी। 67 में कहता है कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है? तो ये जो कहलाता है जिसका नाम है जिंक ऑक्साइड, है ना? जिंक ऑक्साइड को हम लोग चाइनीज व्हाइट भी कहते हैं। एक परिजीवी पर दूसरे परिजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? इसको उपपरिजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उपपरिजीविता। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 69 नंबर प्रश्न को। मानव सदृश से लघुतम कॉपी कौन है ना? तो ये जो है आपको गिब्बन है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो छिपकली में गुणसूत्र नहीं होता, लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। कौन सा एक मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो ये जो है आपको चवर्णक कहते हैं, जो कि केवल अस्थायी दंत विन्यास में ही प्रकट होता है, इसका नाम है चवर्णक। अगले प्रश्न पर चलेंगे जो कि हमारा 72 नंबर प्रश्न होगा। कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? तो ये जो हाथ का हिलना जो है रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, तो ये 1 से 2 दिनों के लिए रखते हैं। 74 नंबर में देखेंगे क्या कहता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये तो जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑक्सीटॉक्सिन का। और निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है ना? सुमेलित नहीं है बोल रहा है, ध्यान देने योग्य है। विटामिन B12 प्रति रक्ता कारक, विटामिन डी, विटामिन सी जो है प्रति स्कर्वी, ठीक है। विटामिन डी बंधेसारोधी, ये गलत है। विटामिन के प्रति रक्तस्रावक, प्रति रक्तस्रावी कारक, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी। चलिए 76 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कहता है। देवदार, फॉर, स्प्रूस, लार्च और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं, कई पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। 77 में देखते हैं क्या कहता है। तो 77 में हम लोग देखते हैं
फल जो है ना, यानी फल एक प्रकार का जो है अंडाशय है, ठीक है। और बीज जो है बीज को हम लोग देखेंगे, ये बीजांड में पाया जाता है। और कास्ट जो है वह तना में, और मंड जो है आपको यानी कि पत्ती में। तो इस तरीके से हमारा 77 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग 78 पर। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, स्टार्च और सेल्यूलोज सही है, दोनों बहुलक है सही है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं तो यही गलत है। और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए 79 पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सेवेंटी नाइन में हम लोग देखते हैं एंथ्रेक्स जो है ये क्या है? एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलीसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। सरोगैसी गर्भ की किराएदारी होती है। ट्रांसजेनिक जो है जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? ये बनता है उपरोक्त में से एक से अधिक से। एड्स विषाणु में क्या क्या होता है? आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। एड्स विषाणु में क्या क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। 82 में देखेंगे कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो ये जो है आपको चार्ल्स डार्विन है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, जो कि मैथमेटिक्स से संबंधित है। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या। तो जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे महत्तम संख्या कौन होती है? यानी 49 होगा। और 10, 15 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, है ना। और उसको इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से यदि यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि 99, 60। और 84 का जब हम लोग सॉल्व करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू पर इसको बैठाएंगे तो इसका आंसर जो है 0 हो जाता है। चलिए 85 नंबर का हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 25% कम करते हैं कपड़े के मूल्य में तो उसकी बिक्री मात्रा 20% वृद्धि हो जाती है, तदनुसार इस प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा समय लेगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 10% की कमी होता है। 20% छूट के साथ किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपए, जिसमें विक्रय मूल्य और 5% टैक्स भी शामिल है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होने वाला है? तो ये जो है आपका 3600 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलेंगे जो कि हमारा 87 नंबर है। कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर यहाँ। तो ये जो हुआ इसमें 4 की वृद्धि हो गया, है ना। और फिर यहाँ से जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ 16 कम हो जा रहा है। फिर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ यह 36 बढ़ जा रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। अब फिर क्या होगा, यानी कि अब घटेगा, ये 2 का, ये 4 का, ये 6 का, अब यहाँ 8 का स्क्वायर, यानी अब क्या हो जाएगा 64। अब माइनस करेंगे, ठीक है ना।
तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा वह 418 चलाएगा, ऑप्शन सी। 88 नंबर में कहता है कि एक वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों में अनुपात जो है 4:3 था। एक वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात 4:3 था और आज से 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:5 हो जाएगा। आज से 9 वर्ष बाद ए और बी का उम्र का अनुपात क्या होगा? तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसका 9:8 आता है, यानी ऑप्शन सी। 89 में कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है। कौन से दिए गए संख्या में से वह एक छोड़कर शेष सभी में संक्रियाएं अपनाई गई है, उस असंख्य संख्या युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 का स्क्वायर 169 है, 12 का 144 है, 15 का 225 है, लेकिन यही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दो नल ए बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 एवं 9 घंटे में भर सकते हैं। प्रत्येक नल को बारी बारी 1 घंटा के लिए खोला जाता है। सबसे पहले नल ए को खोला जाता है, वह टंकी कितने घंटों में पूर्णतः भर जाएगी? ठीक है, तो ये जो है आपका यानी कि 7 आंसर आने वाला है। और निश्चित कोड भाषा में ए आर ई को 87, नॉट को 4197 और उसी भाषा में सी ए टी को किस रूप में लिखा जाता है? कुछ नहीं किया गया है, सबके वैल्यू को लिख करके उसको गुना करके उसमें से -3 किया गया है। ठीक है, ए का 1 होता है और आर बराबर क्या होता है? तो 18 होता है। ई का 5 होता है। तो इस तरीके से सबको वैल्यू को जब गुना करते हैं उसमें से 3 घटाते हैं तो 87 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर 57 आ जाएगा। 92 नंबर को देखते हैं। एक की एक राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19 रुपया 20 पैसा है, तो एक का मान क्या होगा? तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर P इंटू R बटे 100 का स्क्वायर। जब इस पर हम लोग बैठाते हैं, है ना, तो हमारा जो आंसर है वह 3000 रुपया आ जाता है। चलिए अब 93 पर चलते हैं। क्या कहता है कि चिड़िया घाट की पहाड़ियां नेपाल में स्थित है, ये पहाड़ियां किसकी हिस्सा है? तो ये है शिवालिक का हिस्सा है। चिड़िया घाट की पहाड़ियां नेपाल में है और ये पहाड़ियां शिवालिक का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 94 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल है? तो ये जो है इनमें से सभी है, ग्रेनाइट भी है, डियोराइट भी है, बेसाल्ट भी है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। तटीय मैदानों के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? तो पश्चिमी तटीय मैदान निमज्जित समुद्र तट है, सही है। पूर्वी तटीय सेल्फ सकड़ा और बहुत तट चौड़ा है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। पूर्वी तटीय मैदान उन्मज्जित समुद्र तट है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी ही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान गोवा में सबसे सकड़ा है, तो ये भी सही है। 96 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। कहता है कि बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताएं कि बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है ना? तो 07.64 करोड़ हो गई है। इस देश का मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है। तो ये जो बन गया है वह चीन बन गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 98 नंबर को देखेंगे। क्या कहता है? पूर्वोत्तर भारत की दिव्य पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मिशमी की पहाड़ियां आएगी, फिर पटकाई बम आएगा, फिर नागा की पहाड़ियां आएगी और फिर मिजो की पहाड़ियां आएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए 99 में देखेंगे हम लोग। उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मोतिहारी का मैदान देखने को मिलेगा, फिर मधुबनी का मैदान मिलेगा, फिर सहरसा का मिलेगा, फिर अररिया का मिलेगा और तब कटिहार का मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 100 नंबर को देखते हैं क्या कहता है, किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है। तो 100 में कहता है आपको जयपुर में नहीं है। ठीक है। ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है। ऊसर मृदा जो है वो सिवान में पाई जाती है। ठीक है ना। ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है, तो सिवान में पाई जाती है। चलिए 102 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या कहता है, कौन सा तत्व पृथ्वी की प्रॉपर्टी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा और मैग्नीशियम सबसे कम, यानी ऑप्शन नंबर डी 102 का। 103 नंबर में कहता है कि 2 जून 2025 से किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियो 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। तो ये है पैराग्वे। अगले प्रश्न पर चलेंगे जो कि 104 नंबर है। कहता है कि रोशब्बी तरंगे से आप क्या समझते हैं। तो यानी कि रोशब्बी तरंगे निचले वायुमंडल की पवनें हैं और अधिक ऊंचाई वाली पवनों बृहत्काय घुमावदार बहाव होता है, केवल कोरियोलिस बल से प्रभावित होता है, यानी 1 से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे 105 नंबर पर देखते हैं क्या कहता है, कौन सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। तो देखिए 105 नंबर में अपगलन रेटिंग जूट में, रैटून गन्ना में, पलवार घास पात से ढकना नमी बनाए रखने के लिए, लेकिन परिशुद्ध कृषि बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रित करना, यही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे जो कि 106 नंबर है। कहता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये जो आपको उड़ीसा में है। अगला प्रश्न कहता है कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुडी है। 72वीं अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीती है। तो ये है ओपाल सुचाता चुआग्री, यानी ऑप्शन ए। 109 नंबर में कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ भी कहा कि सुमेलित नहीं है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान के बीच है, डुरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है, इसलिए गलत है। मैकमोहन भारत चीन के बीच है, पाक जल डमरू मध्य है, भारत श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 110 नंबर पर चलेंगे क्या कहता है कि भारत ने किस देश से 5 मैचों की 1 दिवसीय बधिर क्रिकेट श्रृंखला जीत लिया है। ठीक है। तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो से जीत लिया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे जो कि हमारा 111 नंबर प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ भी फिर वही बात। तो मालेगाम समिति माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है, तारोपार समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है, राजा चलैया समिति भारत में कर सुधार से संबंधित है, नरसिम्हन समिति उर्वरक कंपनियों का विनिवेश है। तो ये गलत है, इसीलिए यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे 112 नंबर पर। कहता है कि मिजोरम के बाद कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है। तो वो है गोवा बन गया है। मिजोरम के बाद कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, तो वो है गोवा। चलिए 113 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर में किया गया है। तो ये जो किया गया है आपको रोटरडम नीदरलैंड में। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है। तो ये जो होता है करीब 200 करोड़ रुपया होना चाहिए। 115 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि 20 मई 2025 को किस देश के सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया है। तो ये जो किया गया है पाकिस्तान में। और अगला प्रश्न है 22 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किए हैं। ठीक है। तो ये जो किए हैं आपको राजस्थान से किए हैं। 117 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, शैडो कैबिनेट प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता क्या है। तो ये ब्रिटेन की है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है। 118 के बी, यानी 121वां है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 131वां। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर विफल हुआ था। तो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ये हुआ था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर।
120 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कहता है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये है अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, यही अधिकार उसे प्राप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाद बाकी विधि के समक्ष समानता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 121 नंबर प्रश्न को देखेंगे, किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है। तो ये बालथर मिट्टी में पाई जाती है। चूना एवं क्षार की कमी किस मिट्टी में, तो बालथर मिट्टी में। 122 नंबर को देखेंगे, बिहार में किस प्रकार के शैलों में पाइलाइट पाया जाता है। तो विंध्यन क्रम शैल में पाया जाता है। बिहार में किस प्रकार के शैलों में पाइलाइट पाया जाता है, तो विंध्यन क्रम शैल। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कहता है क्वार्ट्ज आपको मुंगेर से मिलता है, बॉक्साइड आपको रोहतास से मिलता है, फेल्सपार आपको गया से मिलता है, लेकिन सीसा पूर्णिया से नहीं मिलता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 124 नंबर पर देखेंगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग बिहार से गुजरता है। तो ये जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है ना, इलाहाबाद से हल्दिया, ये गुजरता है। बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 1874 में बिहार बंधु आया था। बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो ये चौचर गीत गाया जाता है। 126 का बी। 127 में प्रश्न को देखेंगे, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है ना, तो ये सहरसा है। महिला साक्षरता का पूछा है, तो इसीलिए सहरसा। ऑल ओवर पूछा तो पूर्णिया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 128 नंबर प्रश्न होगा। देखिए 128 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम बताइए। तो सबसे कम शेखपुरा है ना, उसके बाद शिवहर, तब अरवल और उसके बाद लखीसराय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 129 को देखेंगे क्या कहता है ना, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कोरा जो है आपको ये कटिहार में पाई जाती है। ठीक है, कोरा कहाँ पाई जाती है, तो कटिहार में। और उरांव जो है ये आपको चंपारण में, और मुंडा जो है रोहतास में, और तेरो जो है गया में, यानी ऑप्शन नंबर बी। 130 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 21 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल कितने देशों की यात्रा पर रवाना हुए थे, है ना। तो ये हुए थे 5 देशों के। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये जो बन गए हैं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, 132 नंबर में देखेंगे क्या कहता है, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो ये जो भारत का राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की प्रथम तटीय जल पक्षी गणना किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये जो शुरू की गई है आपको गुजरात में शुरू की गई है, तटीय जल पक्षी गणना। 134 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 1 जनवरी 2025 के किस देश ने पर्यटक कर लागू कर दिया है। तो ये कर दिया है आपको रूस में कर दिया है। टिनिटस के निदान के लिए संस्थान ने उपकरण विकसित किया है। किस संस्थान ने उपकरण जो है उपकरण विकसित किया है, तो ये जो किया है IIT बॉम्बे ने किया है। 136 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा। 137 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग क्या कहता है, बिहार जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीब हैं, 34.13%। अगले प्रश्न को चलेंगे, 138 नंबर में देखेंगे क्या कहता है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किस देश ने जीता है। तो ये जीता है भारत ने। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये संरक्षा ऐप लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, जो कि हमारा 140 नंबर प्रश्न होगा,
11 से 22 नवंबर 2024 तक 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये अजरबैजान में किया गया है। 141 में किसके नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है। विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में, ठीक है, सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे जो कि 142 नंबर होगा। बुकर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कथन पर विचार करना है ना। तो ब्रिटिश लेखिका समंथा हार्वे को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया, ये सही है। और उसके बाद कहता है इन्हें पुरस्कार उनकी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रदान किया गया, ये भी सही है। इस पुरस्कार की स्थापना 1959 में हुई थी, ये गलत है, यानी कि केवल 1 और 2, ऑप्शन ए। 143 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्या कहता है, प्रश्नों पर विचार कीजिए। 3 से 4 अक्टूबर 2024 को डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग में 5वीं पीढ़ी के 4 उड़ान परीक्षण किए, ये सही है। इस मिसाइल को भारत के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 144 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या कहता है। सनस्क्रीन त्वचा पर बैगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कई सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 2 समान सक्रिय तत्व कौन कौन है ना। तो जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, यानी ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 145 नंबर पर देखें क्या कहता है। प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये जो बने हैं नेपाल के बने हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। और 147 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्या कहता है। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो ये जो दिए थे राजनीतिक कैदियों को न छोड़ने के प्रश्न पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग 148 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है? तो ये जो देख रहे हैं हम लोग, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में, और 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, गलत है। और 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी सही है। 1845 से 40 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये गलत है, यानी सिर्फ 2 और 3, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। चलिए 149 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्या कहता है। कहता है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो ये हैदराबाद का निजाम जो है वो नहीं किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि हमारा 150 नंबर प्रश्न होगा, है ना। देखिए संभलपुर को जो है अंग्रेजों द्वारा विलय कब कर लिया गया था? तो इसको 1849 में कर लिया गया था, है ना। सतारा को कब कर लिया गया था? 1848 में कर लिया गया था। और अवध को कब कर लिया गया था? तो 1856 में कर लिया गया था। और झांसी को कब कर लिया गया था? तो 1853 में कर लिया गया था। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 150 का जो है बी हो जाएगा, है ना। यानी 150 का हमारा क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, ये बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का सेट 4 को कंप्लीट कर लिया है। आप इस सेट को बार बार देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम्स में आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद इसके लिए, वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।